फोर्स होता क्या है? या तो हम किसी चीज़ को दबाएं या फिर किसी चीज़ को इस तरीके से खींच लें तो वही फोर्स होता है। तो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी अ पुश और अ पुल। लेकिन इससे काम नहीं चलता, हमें चीज़ों को नापना पड़ेगा, तभी हम कुछ चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे, कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से वेलोसिटीज़ हैं। 10 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ इधर आ रही है, एक 1 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आ रही है। क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं उनमें से किसको रोकना ज़्यादा आसान है? तो देख के लग रहा है यार ये वाली स्पीड कम है, शायद इसको रोकना आसान होगा। तो स्पीड डेफिनेटली एक पैरामीटर होता है, लेकिन स्पीड से सब कुछ हमें पता नहीं चलता है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर रिवील कर दूं कि ये तो थी हमारे पास बस जो 1 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, और ये थी हमारी एक मक्खी जो इस तरफ थोड़ा तेज़ी से उड़ रही थी। अब मैं आपसे पूछूं इनमें से किसको रोकना आसान है, तो अब आप बोलोगे भाई इसको रोकना ज़्यादा आसान है, बस तो बहुत भारी होती है, इसको हम कैसे रोक लेंगे, भले ही बस हमारी धीरे चल रही है। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी और दो जो हमारा मास होता है, दोनों का असर पड़ता है कि उसको रोकने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ जाएगा। और यहीं से हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। इसको लिखा जाता है P से, और P इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमारे पास मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। वेक्टर की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, मास होता है किलोग्राम, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास जो भी मोशन है, जैसे इसका मोशन हुआ या इसका मोशन हुआ, तो आप यूजुअली बोल सकते हो मास टाइम वेलोसिटी, ये है वही उसका मोशन है। ऐसा इसका कहीं टेक्निकली आपको यूज़ नहीं पड़ेगा, पर इसको समझ सकते हो। अब अगर मैं किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाता हूँ तो उससे उसका मोशन बदलता है ना। तो जैसे अगर मुझे इनको रोकना है तो मुझे इनका मोशन बदलना है, तो बेसिकली इसके रोकने के लिए, इसका मोशन बदलने के लिए, इसको रेस्ट पे लाने के लिए मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भले ही कम है, इसका मास बहुत ज़्यादा होगा मक्खी के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप थोड़ा चीज़ों को फील कर सकते हो। तो अब जब भी हम फोर्स को डिफाइन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस टर्म का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, जो है हमारा लीनियर मोमेंटम। न्यूटन ने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया। तो पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और इफ इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेफिनेशन पे भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कोई चीज़ रेस्ट पे है वो रुकी ही रहेगी, वो नहीं चलेगी। अगर उसे चलाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा, अलग से फोर्स लगाऊंगा तभी वो चलेगी। अगर कोई चीज़ चल रही है इस तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती जाएगी। जब वेलोसिटी का मतलब बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर इसे मुझे रोकना है तो मुझे कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगा करके रोकना पड़ेगा। या फिर मान लो ये इस तरफ जा रहा था वेलोसिटी v से, और फिर मैं चाहता हूँ कि इसका डायरेक्शन बदल जाए, स्पीड अभी भी v के बराबर ही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास स्पीड तो सेम है, दोनों 10 मीटर पर सेकंड से मान लो इधर जा रहा था, अभी इधर जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल चुका है। पहले ये इस दिशा में था, अभी नीचे की तरफ है। तो कह सकते हैं हम वेलोसिटी बदल गई है, और अगर वेलोसिटी बदल गई है इसका मतलब फोर्स लगा होगा। और ये ऑब्वियस सी बात भी है, भाई सीधा जा रहा था सीधा चलता जाएगा, अपने आप क्यों मुड़ जाएगा? इसको मोड़ना है तो हमें कुछ ऐसे में फोर्सेस लगाने पड़ेंगे कि भाई तुम इधर मत जाओ, तो वो इस तरफ मुड़ जाएगा। तो यही होता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में एज सच कुछ कैलकुलेशन करने के लिए चीज़ नहीं होती है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है हमारा सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? भाई फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पी क्या चीज़ है? पी होता है हमारा मोमेंटम। तो देखो, फोर्स को हम मोमेंटम की चेंज होने की जो रेट है उससे मेजर करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसको एवरेज करके लिख देता हूँ, है ना। डी पी को आप डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो, अगर फोर्स की वैल्यू पूरे ड्यूरेशन, इस डेल्टा टी ड्यूरेशन के दौरान सेम रहती है तो। ओके। अच्छा, हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अगर मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है mv को, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इज इक्वल टू डी ऑफ mv अपॉन डी टी। करेक्ट। इसी को आप लिख सकते हो, एक बार मास बाहर आ जाएगा तो बचेगा dv अपॉन dt, फिर दूसरी तरफ बचेगा हमारे पास वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, बचेगा dm अपॉन dt। अब इस चीज़ का इस्तेमाल
करके अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं। पहला केस वो लेंगे जब हमारे पास मास की वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं इस पेन ड्राइव के ऊपर कुछ फोर्स लगाता हूँ तो इसका मोशन चेंज होता है, इसकी वेलोसिटी वगैरह चेंज होती है, इसका मास थोड़ी बदल जाता है। इफ मास m इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मास कांस्टेंट है यानी कि dm बाई dt, बेसिकली मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मास में चेंज ही नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू बचती है सिर्फ m dv बाई dt। फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, विच इज ऑल्सो नोन एज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पर फोर्स वेक्टर था, एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, फोर्स यहाँ पे जो बात हो रही है ये किस चीज़ की बात होती है, ये हम बात करते हैं कि भाई नेट फोर्सेस एक्सटर्नल कितने लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, उसके ऊपर मैं अलग अलग फोर्सेस लगा सकता हूँ। एक फोर्स मैंने इस तरफ लगा दिया F1, एक फोर्स इस तरफ लगा दिया मैंने F2, तो हमारे पास एक दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आएगा। यहाँ पर मैं किस तरीके से ऐसे देख सकता हूँ, ये आ जाता है मेरे पास F नेट। नेट का मतलब टोटल फोर्स कितना हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोलते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन होती है हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। बहुत ही काम की ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये तो तब हो गया जब हमारे पास मास की वैल्यू कांस्टेंट थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जिनको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं, जहां पर हमारे पास मास चेंज होता रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो देखो उसमें क्या होता है, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसे केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। इसमें देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ऐसे केस में हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आ जाती है, फोर्स विल बी इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। ये वाला केस का हमें इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना पड़ता है, जब हमारे पास कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो और उसके ऊपर मैं मान लो यहाँ पर ऊपर से रेट डालते जाऊँ। मान लो एक कन्वेयर बेल्ट है ना, कन्वेयर बेल्ट इस तरीके से आगे जा रही थी, उसके ऊपर से मैंने मास डालना शुरू कर दिया। अब उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि वजन बढ़ता जा रहा है। अगर उसे चलाते रहना है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मुझे कुछ पीछे से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा कि भाई तुम चलते रहो, तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा वजन गिर रहा है, हम समझ रहे हैं तुम दुखी हो, लेकिन तुम धीरे मत होना, तुम चलते रहना, हम फोर्स लगाते रहेंगे। फोर्स कितना लगाओगे, वेलोसिटी इंटू डी एम अपॉन डी टी, जिस रेट से मास ऐड हो रहा है। तो इस तरीके के भी बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, इसको देख के घबराओ मत। अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमें इस वाली इक्वेशन का करना होता है, इस पर बेस्ड बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे और सारे के सारे बहुत आसान है। तो देखो बहुत सारे PYQ सॉल्व कर लेते हैं। A 10 Newton force is applied on a body produces an acceleration of 1 meter per second square. The mass of the body is। अब देखो इससे आसान सवाल हो नहीं सकता, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे ऐसे ऐसे सवाल भी कई बार पूछ लिए गए हैं। तो इसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाया होगा, इस तरीके से कुछ फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के कारण उसका कुछ एक्सेलरेशन होता है। किस दिशा में होगा, वैसे तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इधर ही होगा, जिस दिशा में फोर्स लगता है उसी दिशा में एक्सेलरेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इस तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे मास की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात करेंगे। फोर्स कितना लगाया गया है, 10 न्यूटन का, और हमारे पास एक्सेलरेशन कितना हुआ है, 1 का। तो ये वाली जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास 10 किलोग्राम एंड बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखो फोर्स को हम लिखते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास होता है हमारे पास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को प्यार से बोल दिया जाता है न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो 10 न्यूटन था दिस इज SI यूनिट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 10 न्यूटन अपॉन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा होगा, तो ये यूनिट अपने आप कैंसिल आउट होकर के सिर्फ किलोग्राम हमारे पास बचने वाला है। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। A body under the action of a force F is equal to 6 psi cap minus 8 j cap plus 10 k cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास एक फोर्स की वैल्यू दे दी। अब फोर्स हमारे पास इस तरीके से कुछ वेक्टर दिया है जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ तो आ रहा है।
और हमें एक्सेलरेशन भी बता दिया, और एक्सेलरेशन देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, एक्सेलरेशन का हमें डायरेक्शन नहीं बताया। तो फोर्स तो इन्होंने बता दिया कि हमारे पास कुछ वेक्टर है उसके कारण हम जानते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन सेम दिशा में हुआ होगा। एक्सेलरेशन मेरे पास सेम दिशा में ही होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, हमसे मास की वैल्यू पूछिए, मास की जो वैल्यू जाती है वो जाती है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। यहाँ पे दोनों वेक्टर नहीं लेते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड खाली लेते हैं। एक्सेलरेशन का तो सीधे मैग्नीट्यूड ही दे दिया है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया है। फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ से आपको निकालना होगा, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी, सॉल्व करते हैं। तो देखो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वो होता है अंडर रूट ऑफ उसके जो एक्स वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट्स है। इसका एक्स कॉम्पोनेंट है 6, उसका स्क्वायर करो, प्लस वाई कॉम्पोनेंट है -8, उसका स्क्वायर करो, प्लस जेड कॉम्पोनेंट है 10, उसका स्क्वायर करो, इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू आ जाती है, हो जाती है 36 प्लस 64 प्लस 100, और ये मुझे दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 200 विच इज़ नथिंग बट 10√2। जैसे ही फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया 10√2, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड था 10√2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1, तो मास की वैल्यू भी आ जाती है 10√2। क्या यूनिट आएगी? किलोग्राम, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा था। एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, कलरफुल हैंडमेड नोट्स। साथ में आप देखोगे सारे कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं, और उसके बाद सारे जितने भी पिछले 30 सालों के PYQ हैं उन सभी को इंक्लूड कर लिया गया है। तो बहुत ही अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा क्रैश कोर्स है ये, आप फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। यस, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाओ। हम मिलेंगे जल्दी ही।